वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, किससे ट्रांसफर होता है? पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हेरिडिटी। देखो नाम से पता चला, हेरिडिटी क्या होना है? हेरिडिटी मतलब हो गया जाना, किसी चीज में हेरिड हो जाना, मतलब इंटर कर जाना। तो जब कैरेक्टर हम अपने पेरेंट से जो कैरेक्टर को ले रहे, रिसीव कर रहे हैं, हमारी बॉडी में इंटर हो रहा है, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, किससे ट्रांसफर होना? उनके पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हेरिडिटी। The next is variation. The difference in the character among the individual of a species is called variation. Variation क्या होता है? हम दो इंडिविजुअल को खड़ा कर दे, एक हम हो गए, सपोज एक मेरी फ्रेंड हो गई, तब हम दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। हम दोनों ह्यूमन बीइंग तो हैं, बट हमारी नोज, उसकी नोज, हमारी आई, हमारे हेयर का कलर, हमारे हेयर का शेप, हमारी बॉडी, मतलब सब कुछ क्या होगा? डिफरेंट होगा। दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा ही होगा। तो यही जो वेरिएशन है दो इंडिविजुअल के बीच में, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, फ्री ईयरलोब और अटैच ईयरलोब। फ्री ईयरलोब का मतलब होता है कि जैसे ये यहाँ से मीन्स ये नेक पोर्शन से, हेड पोर्शन से अटैच ना हो, हमारे नेक से अटैच ना हो, फ्री हो, बिल्कुल फ्रीली हो। जैसे ये मेरा ईयरलोब क्या है? फ्री है, ऐसे फ्री रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्री ईयरलोब। किसी किसी का क्या होता है? पूरा इसी से ऐसे अटैच होता है, उसे क्या बोलते हैं? अटैच ईयरलोब बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का वेरिएशन हो गया। वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? दो इंडिविजुअल के बीच में क्या हुआ? वेरिएशन हो गया। उसके बाद है क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरी अ जीन। ऐसे समझो, क्रोमोसोम किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है। जीन क्या होता है? जीन हेरिडिटी की यूनिट होती है। यही जीन पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, जो कैरेक्टर को क्या कर रही है? कैरी ऑफ कर रही है, कैरी कर रही है। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह ऐड करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी ऑफ करता है। फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस और इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के पास जीन होता है जो यूनिट होती है हेरिडिटी की, और जो ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जीन इज एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन किसकी यूनिट होती है? हेरिडिटी की यूनिट होती है, जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। देन नेक्स्ट इज, अब जीन को जो है क्लासिफाई किया गया था दो ग्रुप में। एक होता है डोमिनेंट जीन, दूसरा होता है रिसेसिव जीन। अब ये डोमिनेंट जीन क्या होता है? द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन। मीन्स जैसे कि डोमिनेंट जीन का मतलब हो गया है ऐसा जीन जो हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, मीन्स डोमिनेंट हो, महाराजा जैसे बोल सकते हैं, घर में जो सबसे बड़ा होता है उसी की सारी डिमांड चलती, वो जो कहता वही होता है। उस तरीके से डोमिनेंट जीन, अगर कोई रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव है। तो कैपिटल टी हमेशा बोलेगा मैं अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूंगा, मैं कैसा हूं? मैं डोमिनेंट हूं। तो जब कैपिटल टी हमेशा अपने कैरेक्टर को, इसमें कैपिटल टी का कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होगा, तो वो क्या होगा? वो उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन। तो कैपिटल टी इसमें क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। उसके बाद है रिसेसिव जीन। अब ये स्मॉल टी क्या है? ये तो रिसेसिव है ही, अपने कैरेक्टर को नहीं एक्सप्रेस करेगा। तो जब डोमिनेंट रिसेसिव दोनों जीन प्रेजेंट होंगे, तो डोमिनेंट जीन ही हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव जीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। बट अगर दोनों रिसेसिव प्रेजेंट है, दोनों आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट है, आइडेंटिकल जोन दोनों सेम है, जैसे स्मॉल टी है, तो ये क्या है? रिसेसिव है। तो इसमें तो और कोई है ही नहीं, तो दोनों अपने कैरेक्टर को क्या करेंगे? बराबर ही एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें स्मॉल टी का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। बट अगर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी प्रेजेंट हो, तो कैपिटल टी का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। ये सब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में, जीन के बारे में, इन सब के बारे में। आखिर इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया किसने था?
ये सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो था इनहेरिटेंस का कि कैरेक्टर किस तरीके से पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में ग्रीगर मेंडल ने बताया था। किसके बारे में किसने बताया था? ग्रीगर मेंडल ने बताया था। ग्रीगर मेंडल ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक वे का मतलब हो गया प्रॉपर स्टडी की थी, प्रॉपर फुल प्रूफ के साथ बताया था कि किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। बट जब ग्रीगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिया था तो उस समय कोई भी साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट को, इनके लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट जब इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, पूरा सबने स्टडी किया सिस्टमैटिक कि हाँ मेंडल जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, तब इनके लॉ को क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। बट ग्रीगर मेंडल ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक के बारे में बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज, ग्रीगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी के ऊपर। किसके ऊपर किया था? पी के ऊपर। अब मेंडल ने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया था? मेंडल ने पी को इसलिए सिलेक्ट किया था, पहली बात तो मेंडल नेचर से बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने गार्डनिंग की थी। उनके गार्डन में पी का बहुत प्लांट था और पी की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। पी की सबसे ज़्यादा वैरायटी थी। जैसे उन्होंने देखा कि पी की स्टेम को देखा, कुछ स्टेम टॉल थे, कुछ डॉर्फ थे। कलर देखा, कुछ उनके शेप देखे, शेप में कुछ राउंड थे, कुछ रिंकल थे। कलर में देखा, कुछ येलो था, कुछ ग्रीन था। तो इन्होंने देखा कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इतनी सारी वैरायटी कैसे हो गई। तब इन्होंने उस पर इंटरेस्ट लिया और फिर पूरी तरीके से पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। तो ग्रीगर मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। क्रॉस के बारे में किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। मेंडल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितनी भी चीज़ इनहेरिटेंस के बारे में होती है, मीन्स किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, वेरिएशन क्या होता है, पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट जितना कुछ भी था वो किसने किया था? मेंडल ने किया था। उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक की आधी से ज़्यादा चीज़ जो है मेंडल ने ही बताई थी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल हो गया। द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज स्टेम हाइट। इनहेरिट होना, सिर्फ और सिर्फ वन पेयर, एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसे क्या बोलते? उसे कहते मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ये वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में स्टेम की हाइट ली गई थी। कुछ स्टेम कैसे थे? मीन्स जो पी प्लांट की थी उसमें उसके स्टेम की हाइट ली गई थी। कुछ पी प्लांट कैसे थे? टॉल थे, कुछ कैसे थे? डॉर्फ थे। ये कैरेक्टर लिया गया था। तो इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्या? स्टेम की हाइट है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकाला कैसे जाता है? इसमें हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की। किसकी? फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। अब ये फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंसेस। कैसा अपीयरेंसेस? फिजिकल अपीयरेंसेस। और जीनोटिपिक का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंसेस। अब ये फिजिकल और जेनेटिक का क्या मतलब हो गया? जैसे अभी हम जब रेशियो निकालेंगे तब उसको देख के हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एक्चुअली होता क्या है। टॉल प्लांट के लिए हम लेते हैं कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए लेंगे हम इसी का जस्ट अपोजिट एलील। क्या लेंगे? स्मॉल टी। अब इनकी क्रॉसिंग हम जब कराते हैं तो इनकी क्रॉसिंग कराते हैं पुनेट स्क्वायर बना के। कौन सा स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बना के हम क्रॉसिंग करते हैं, इस स्क्वायर को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। अब कैपिटल टी, एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन मेंडल ने देखा कि सारे प्लांट कैसे आ रहे थे? टॉल आ रहे थे। ये सारे कैसे होंगे? ऑल आर टॉल। ये सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। फिर उन्होंने इसी की क्या की थी? सेल्फिंग की थी। सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी। क्या क्या फिर लिया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक ये कैरेक्टर लिखेंगे, फिर एक ये लिखेंगे, एक ये, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से हम क्रॉसिंग करते हैं। अब ये दोनों प्लांट कैसे हैं? ये कैपिटल टी, तो ये क्या होगा? टॉल है। ये क्या है? टॉल है।
क्योंकि ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है। देन नेक्स्ट इज, इसमें ये कैपिटल टी क्या होगा, डोमिनेंट, स्मॉल टी रेसिव। बट हमेशा अपने कैरेक्टर को कौन एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट करता है। रेसिव हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। रेसिव अपने कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस करेगा, जब आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिकल जीन नहीं प्रेजेंट है, सेम जीन नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी टॉल, ये भी क्या होगा, ये भी टॉल है, और ये कैसा है, ये डॉर्फ है। तो 3 प्लांट हमें ये दिखाई दे रहा है। मेंडल ने जब क्रॉसिंग की थी तब उन्होंने ये देखा 3 पेड़ कैसे हैं, टॉल हैं, और एक कैसा है, डॉर्फ है। ये सिंपली हमें दिखाई देती है। तो ये जो सिंपल हमारी नेकेड आई से हमें अप्रियंसेस हो रहा दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1। क्या है फिनोटिपिक रेशियो, 3:1। 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल है, एक प्लांट कैसा है, डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, 3:1। देन नेक्स्ट इज, ये जो पॉइंट लगाते हैं इसको हम रेशियो बोलते हैं। देन अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, अब ये कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो ये 2 कैसे हैं, ये एक कैसा, ये कैपिटल टी, ये कैसा है, प्योर टॉल है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है, वो दोनों कैपिटल टी है, तो क्या हो गया, प्योर टॉल है। बट ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। क्या है, हाइब्रिड टॉल है। टॉल तो है बट हाइब्रिड है। और ये क्या है, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, स्मॉल टी है, तो ये क्या है, प्योर डॉर्फ है। तो एक प्लांट कैसा है, प्योर टॉल है, 2 कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल है, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ है। ये तो हमें दिखाई दे दिया, 3 पेड़ बड़े थे, एक छोटा था, बट ये हमारी नेकेड आई से हमें कभी भी नहीं एप्रियंसेस होगा। फिनोटिपिक में क्या होता है, फिजिकल एप्रियंस, जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता तो 3 प्लांट कैसे थे, टॉल थे, एक कैसा था, डॉर्फ था, ठीक है, वो पूरी तरीके से टॉल तो नहीं था। अब है जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, जेनेटिक एप्रियंस, जो हमारी नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें एक प्लांट कैसा था, प्योर टॉल है, 2 प्लांट कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ है। तो रेशियो क्या आता है, 1:2:1। तो जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फिजिकल कैरेक्टर या फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, और इसका जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। पेपर में रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रॉसिंग भी पूछी जा सकती। तो सिंपल, पहले हम एक स्टेप की क्रॉसिंग ये करेंगे, फिर इसकी ऐसे लिख देंगे कि हम अब इसकी सेल्फिंग करा रहे या सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे, फिर इसी की क्या करेंगे, जो कैरेक्टर आता है हमारा, फिर उसी की हम क्या कर देते, क्रॉसिंग करा देते। फिर हम लिख देंगे कि हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1, और हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। ऐसे सिंपल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ऐसे न्यूमेरिकल में मतलब उसकी क्रॉसिंग भी दे दी जा सकती। अब हम बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या हो गया, 2। डाई का मतलब क्या हो गया, 2। द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इनहेरिट होना, किसका इनहेरिट होना, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब जब 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर कौन कौन से थे, एक था सीड का शेप। सीड का शेप क्या क्या था, राउंड, रिंकल्ड। कुछ पी प्लांट ऐसे होते हैं जिनका सीड का शेप कैसा होता है, कुछ राउंड होते, कुछ कैसे होते, रिंकल्ड होते। तो सीड के शेप में क्या लिया था, राउंड लिया था और रिंकल्ड लिया था। और जो है सीड के कलर में हम किसकी बात करते हैं, कुछ सीड कैसे होते, येलो होते, कुछ कैसे होते, ग्रीन होते। अब हम क्रॉसिंग कैसे करते हैं, राउंड के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर, येलो के लिए क्या लेंगे, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए क्या लेंगे, स्मॉल वाई। अब क्रॉसिंग कैसे करते हैं, जैसे लिखा कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन नेक्स्ट कैरेक्टर हम लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन नेक्स्ट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा गैमेट का एक हाइब्रिड आ गया। अब इसी की हम क्या करते हैं, एक साइड पुनेट स्क्वायर इस तरीके से बनाते हैं, और यही कैरेक्टर, ये जो हमारा कैरेक्टर आया है, इस कैरेक्टर को इधर लिखते हैं कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन नेक्स्ट इज स्मॉल वाई। यही सेम कैरेक्टर हम इधर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसकी क्रॉसिंग करा के फिर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस आइडेंटिफाई करते हैं। हमने क्या कर लिया, अब कैरेक्टर को जो है
पुनेट स्क्वायर बना के उसकी क्रॉसिंग कर ली है। कैसे क्रॉसिंग करते हैं, एक कैपिटल आर ये लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे, तो कैपिटल आर हो गया, फिर इसे लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर को फिल कर देंगे। एक कैरेक्टर इसे लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसके साथ इसका लिखेंगे, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इस तरीके से सेकंड कॉलम में भी करेंगे। पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। इस तरीके से हम पूरे पुनेट स्क्वायर को फिल कर देंगे। अब हमें निकालना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। क्या निकालना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। हमें निकालना है राउंड येलो कितने आएंगे, राउंड ग्रीन कितना होगा, रिंकल्ड येलो कितना होगा और रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा। राउंड के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल आई। देन नेक्स्ट इज इसके लिए भी, ग्रीन के लिए इसी का जस्ट स्मॉल, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए क्या लिया था, कैपिटल वाई, देन रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब हम देखते हैं कि हमें इस तरीके का कैरेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। एक राउंड येलो ये हो गया, ये क्या हो गया, राउंड येलो, ये क्या है, राउंड है, और ये क्या हो गया, येलो हो गया। देन ये भी क्या हो गया, ये भी राउंड और येलो, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, रिसीव करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, राउंड येलो। ये भी क्या होगा, राउंड येलो। देन दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, और ये भी हमारा राउंड येलो हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी राउंड येलो। देन नेक्स्ट इज ये भी राउंड येलो, और ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। देन ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। बस, और कहीं राउंड येलो नहीं देखने को। देखते हैं कि राउंड येलो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने आए, 9। देन नेक्स्ट हमें निकालना राउंड ग्रीन। हमें इस तरीके का कैरेक्टर कहीं देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा। जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, राउंड हो गया, ये स्मॉल वाई क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये राउंड ग्रीन हमें एक ये मिल गया। देन ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया राउंड ग्रीन। एंड नेक्स्ट ये भी क्या हो गया, ये हो गया, ये भी राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने हुए, 1 2 3। राउंड ग्रीन कितने हुए, 3 हुए। देन हमें निकालना रिंकल्ड येलो। हमें जहाँ जहाँ इस तरीके का कैरेक्टर, जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। देन ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड येलो, और एक ये हो गया, ये भी रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने, 1 2 3, कितने हुए, 3 हुए। और रिंकल्ड ग्रीन बचा एक, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 9 प्लांट कैसे हैं, राउंड येलो है, मीन्स राउंड में है और येलो कलर के हैं। 3 प्लांट कैसा है, राउंड ग्रीन है, राउंड है बट ग्रीन कलर का है। 3 प्लांट कैसे हैं, रिंकल्ड है, मीन्स थोड़े खराब टाइप के हैं और वो ग्रीन कलर के हैं। एक कैसा है, एक उसकी सीड कैसी है, रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो ये देखने को मिला 9:3:3:1। ये हमें फिनोटिपिक रेशियो तो देखने को मिला, मीन्स फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब हो गया फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है कि 9 प्लांट राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 क्या रिंकल येलो है और एक कैसा रिंकल ग्रीन है। बाकी हमें और कुछ नहीं देखने को मिला, किस तरीके से वो राउंड येलो है, किस तरीके से वो रिंकल ग्रीन, ये सब नहीं दिखाई दे रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर में फिनोटिपिक रेशियो बुक में भी दिया है और फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी 10th के लेवल में सिर्फ और सिर्फ हम फिनोटिपिक रेशियो ही स्टडी करेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कितना आया, 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is not inherited but developed in response of the environmental is called acquired trait. Acquired trait का मतलब होता है ऐसा ट्रेड या ऐसा कैरेक्टर जो इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिट का मतलब होता है पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होता है। उस टाइप के कैरेक्टर को या उस टाइप के ट्रेड को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड। एग्जाम्पल जैसे The acquired trait of an organism cannot pass to their future generation. Future generations means आने वाली जनरेशन में ये कैरेक्टर कभी भी पास ऑफ नहीं होगा। अब कैरेक्टर पास क्यों नहीं होगा, जब तक उसके जीन में या डीएनए में, डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो जब तक
जो है उसके डीएनए में कोई चेंजेस नहीं क्रिएट होंगे तब तक कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी कैसी है, ये बीमारी पीढ़ी दर चलती आ रही, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। मीन्स ये जो जनरेशन टू जनरेशन डिजीज आ रही है तो इसका मतलब उसके डीएनए में कोई चेंजेस होगा, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई चेंजेस होगा, तभी ये कैरेक्टर, ये ट्रेड जो है एक जनरेशन से दूसरे से तीसरे से चौथे बढ़ती जा रही, मतलब ट्रांसफर होती जा रही। जैसे कुछ डिजीज होती हैं जो कैसी होती हैं, जेनेटिक होती हैं। मीन्स जो है ये क्या होगी, ये पीढ़ी दर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। बट एक्वायर्ड ट्रेड में क्या होता है, इसमें ये कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सेल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसका डीएनए से कोई रिलेशन नहीं, उसका जीन से कोई रिलेशन नहीं है। इसी वजह से ये कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई माइस है, उसने पहले बेबी को बर्थ दे दिया, तो जो बेबी बना उनके सबके पास टेल थी, जितने बेबी उसने प्रोड्यूस किए सबके पास टेल थी। फिर हमने क्या किया, उस माइस की सर्जरी करके उस माइस की टेल को कट कर दिया, सर्जरी की माइस की टेल को कट कर दिया। अब जब माइस ने और प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया, क्या उसके पास टेल नहीं होगी? उसके पास टेल प्रेजेंट होगी। क्यों प्रेजेंट होगी? इसलिए प्रेजेंट होगी क्योंकि उसके जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके रिप्रोडक्टिव सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी वजह से क्या होगा, उसकी जो नई प्रोजेनी बनेगी उसके पास टेल प्रेजेंट होगा। अब ऐसे समझो, तो ये क्या हो रहा है, ये पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में हमने सर्जरी की, रिमूव कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव सेल से कोई रिलेशन ही नहीं है। उसके बर्थ के बाद हमने उसकी सर्जरी की, कुछ भी किया। अब जैसे कोई माई से उसकी हमने जो है ईयर को कट कर दिया, जो उसकी नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसके पास तो ईयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सेल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका डीएनए से कोई रिलेशन नहीं है। इसी वजह से जब तक डीएनए या उसके रिप्रोडक्टिव सेल में कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होगा तब तक कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक्वायर्ड के ट्रेड में क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड में कैरेक्टर प्रोजेनी से जो है मीन्स ऑफ उससे पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है। Then next is inherited trait. Inherited trait क्या होता है? The trait of an organism which is caused by a change in its gene or DNA. ऐसा ट्रेट या ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और उसके डीएनए या जीन में कोई चेंजेस हो गए तभी वो कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। उस टाइप के कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे ऐसा ट्रेट सिंपली टर्म में बोल सकते हैं, ऐसा कैरेक्टर या ऐसा ट्रेट जो हम रिसीव करते, किससे रिसीव करते, अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। एग्जाम्पल में जैसे हेयर का कलर, ठीक है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का कैसा होता है, किसी का जो है ब्लैक होता है, कि किसी का ब्राउन किसी का ब्लैक। आई कलर, अलग अलग आई कलर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, बहुत सारे कलर होते हैं आइज के। और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे दो बच्चे बॉर्न हुए, पैदा हुए, ठीक है, तो हम उसमें मैचिंग कराते हैं, देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर उसने कितना वो फादर से मैच कर रहा है, कितना वो अपनी मदर से मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मैचिंग कराते हैं। तो यही हम कैरेक्टर जो रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, उस टाइप के कैरेक्टर को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिट कैरेक्टर। बट जो कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, उस टाइप के हम कैरेक्टर को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में, बट एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। The next is evolution. It is a sequence of gradual change which take place in the primitive organism over million of years in which new species are produced. हम evolution को सिंपल टर्म में समझते हैं। evolution का मतलब होता है चेंजेस। अब चेंजेस होना, चाहे वो इन्वायरमेंट में चेंजेस होना, चाहे वो हमारी बॉडी में चेंजेस होना, या फिर जो है किसी प्रिमिटिव मीन्स पुराने किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होना जिससे जो है किसी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम एक ही टर्म से जानते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होती है, इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज होना। किस में होना, किसी पुराने ऑर्गेनिज्म में होना जिससे जो है मतलब
कोई बहुत पुराना, बहुत साल पहले कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसमें कोई नया चेंज क्रिएट हो जिससे जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं डायनासोर। डायनासोर को किसी ने नहीं देखा है, सब ये बोलते हैं कि डायनासोर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई थी, बट उसको किसी ने नहीं देखा। सिंपल उसका फॉसिल मिला था, उसके स्ट्रक्चर को बना दिया गया, बस देखा किसी ने नहीं। लोग बोलते हैं ये जो हमारे घरों में छिपकलियां घूमती हैं, लोग ये बोलते हैं, साइंटिस्ट का कहना ये है कि डायनासोर का एवोल्यूशन किस में हो गया, रेप्टाइल्स में हो गया, लिजार्ड में हो गया, और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनका चेंजेस जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हुआ है। हम हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में चेंज हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ऐसे बोलते हैं हमारे एंसेस्टर कौन होते हैं, मंकी है हमारे एंसेस्टर। ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर कौन है, मंकी होते हैं। अभी भी सबके पास टेल है, बस वो अपेंडिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से डायनासोर का चेंज, डायनासोर किस में कन्वर्ट हो गया, लिजार्ड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ही तो हुआ, चेंजेस ही तो हुए। जो बहुत पुराना, साल पुराना ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर चेंजेस क्रिएट हुए, जिससे क्या हुआ, नई स्पीसीज का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। दिस टर्म इज नोन एज इवोल्यूशन, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, कौन कौन से एविडेंस मिले थे, कौन कौन से एविडेंस का मतलब सबूत हो गया, कौन कौन सा सबूत मिला था जिससे ये आइडेंटिफाई किया गया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, कुछ ऐसे सोर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, मीन्स एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था इसके बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहला है होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्ट्रक्चर मैच करता है। देन नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन आपस में मैच करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ का क्या मिला था, फॉसिल मिला था, जिससे उनके स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। तो 3 एविडेंस है इवोल्यूशन के, कौन कौन से, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉसिल। सबसे पहले बात करते हैं कि हम होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। एवोल्यूशन का सबसे पहला एविडेंस कौन सा है, होमोलॉगस ऑर्गन। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का क्या मतलब होता है, सेम। अब और क्या है दूसरा, एनालॉगस ऑर्गन। एना का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, दोज ऑर्गन विच हैव अ सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर इज सेम एंड डिफरेंट फंक्शन। तो जब एविडेंस खोजे जा रहे थे इवोल्यूशन के लिए, तो ये देखा गया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर सेम था बट फंक्शन उनका क्या था, डिफरेंट था। उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल इज 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड लिजार्ड, फ्रॉग एंड बर्ड। इनका स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ये सब अपने 4 लिम्ब से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये देखा गया था कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर तो सेम था, देयर बेसिक स्ट्रक्चर विल बी सेम बट देयर फंक्शन विल बी डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर तो सेम था बट उनका फंक्शन क्या था, डिफरेंट था। तो एक एविडेंस और मिल गया था इवोल्यूशन के लिए। देन दूसरा एविडेंस क्या था इवोल्यूशन के लिए, एनालॉगस ऑर्गन। एना का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वहां पे स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट सिमिलर अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, बट फंक्शन क्या होगा, सेम परफॉर्म करेंगे। तो जब एविडेंस खोजे जा रहे थे तो ये देखा गया कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था बट दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड फंक्शन इज सेम। एग्जांपल इज विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड। जो इंसेक्ट और बर्ड की जो पंख होती है, विंग्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता बट दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है उड़ना। दोनों क्या करेंगे, अपने विंग से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फ्लाइंग का काम करेंगे, उड़ने का काम करेंगे। तो होमोलॉगस में क्या होता है, होमोलॉगस में सेम स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन इज डिफरेंट। एंड एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट हमारा एविडेंस है फॉसिल।
द नेक्स्ट एविडेंस क्या है? फॉसिल है। द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट दैट लिव इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है जो सालों साल तक जमीन के अंदर प्लांट हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो वो प्रेजेंट हो, पाए जाते हो। फिर उनको हम क्या करें? उनको हम आइडेंटिफाई करें, फिर उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें कि ये जो फॉसिल इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यही जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर पाए जाते, सेडिमेंट के अंदर पाए जाते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फॉसिल। तो जैसे फॉसिल मिला था, फॉसिल ऑफ बर्ड, बर्ड का फॉसिल क्या था? आर्क्योपिट्रिक्स, एक प्रकार का बर्ड है। बट इसके जो कुछ कैरेक्टर थे ये मैच किससे कर रहे थे? रेप्टाइल से मैच कर रहे थे। तो ये बोला जाता है ये जो बर्ड है ये चेंज किस में हो गया? रेप्टाइल में चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ? एवोल्यूशन ही तो हुआ। बर्ड का चेंज किस में हो गया? रेप्टाइल में हो गया। दिस कॉज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ। अब उसके बाद कुछ एमिनॉइड्स मिले थे, ट्रायोबाइट मिले थे और डायनासोर। डायनासोर किस में चेंज हो गया? डायनासोर भी रेप्टाइल में चेंज हो गया, लिजार्ड में चेंज हो गया डायनासोर। बट जो है ऐसे बहुत सारे फॉसिल मिले थे, प्लांट का भी मिला था, एनिमल का भी मिला था, जिनके स्ट्रक्चर को कभी किसी ने नहीं देखा है। बट उनके फॉसिल के अकॉर्डिंग, फॉसिल के बेस पे उनके स्ट्रक्चर को क्या किया गया था? आइडेंटिफाई किया गया था। क्योंकि किसी को जो है उनका फॉसिल मिला था, सबको फॉसिल ही मिला था, किसी को प्रॉपर एनिमल तो मिला ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको किसी ने देखा नहीं है, बट उनके फॉसिल से उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर दिया गया। और ऐसे अभी बहुत सारे फॉसिल हैं जो सेडिमेंट के अंदर, जमीन के अंदर पड़े हैं, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो इस तरीके से 3 एविडेंस के बेस पे क्या किया गया था? एवोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया गया था। कौन कौन सा? होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड नेक्स्ट इज फॉसिल। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन के बारे में डार्विन का क्या कहना था? क्योंकि डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था एवोल्यूशन पे। सबसे ज़्यादा रोल डार्विन का ही था एवोल्यूशन के ऊपर। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है। गिव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी अपनी एक फेमस बुक में। सब लोग पूछते हैं कि डार्विन की फेमस बुक कौन सी है? तो डार्विन की फेमस बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की ओरिजिन कहाँ से हुई है? ये डार्विन की फेमस बुक थी। The theory of evolution proposed by Darwin is known as the theory of natural selection। जहाँ भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है समझ लो वहाँ पे डार्विन के बारे में बात की जा रही। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने ही बताया था। डार्विन ने ये बताया था कि जो स्पीसीज होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। पहली बात तो प्लांट और एनिमल, इनकी जो थ्योरी थी वो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर बेस्ड होती है। इन्होंने ये बताया था कि जो स्पीसीज होती हैं जितना अच्छा इन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्पीसीज उतने ही अच्छे से उस इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करेंगी और उतना ही ज़्यादा अच्छे से रिप्रोडक्शन करेंगी। जब स्पीसीज के अंदर प्रॉपर रिप्रोडक्शन होगा तभी स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन का यही कहना था कि डार्विन ने ये कहा था जो स्पीसीज होती हैं वो नेचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, नेचर जितना अच्छा होगा स्पीसीज उतने ही अच्छे से सर्वाइव करेंगी। और इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी एक फेमस बुक थी, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? डार्विन ने बताया। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।